सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग सिविक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। बात करें इस चैप्टर की तो ये चैप्टर हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम सभी लोग किसी न किसी समाज से आते हैं और उस समाज में तमाम प्रकार की डाइवर्सिटीज एग्जिस्ट करती है, चाहे वो डाइवर्सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हो, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो या ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हो। यानी कि समाज के 3 प्रमुख डिफरेंसेस को बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर इलेबोरेट करता है कि क्या समाज में क्या क्या डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं और उसका समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और वो कैसे राजनीति में एक्सप्रेस होती है और फिर उसका पॉलिटिकल आउटकम क्या आता है। ये सारी लंबी चौड़ी बातें हो सकता है आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन आई होप जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो आपको इससे संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं सीधे चैप्टर के डिस्कशन को। बात करें टॉपिक्स टू बी कवर्ड, यानी कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन को, यानी देखेंगे ओवरव्यू को, इस चैप्टर के ओवरव्यू को, फिर 3 प्रमुख हेडिंग यानी 3 प्रमुख डाइवर्सिटीज जो कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर है। यानी जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट 3 प्रमुख डाइवर्सिटीज जो कि समाज में एग्जिस्ट किया करती है, उसके सभी पहलुओं को हम लोग देखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। सो पहली चीजें हम लोग देखेंगे ओवरव्यू को, फिर देखेंगे जेंडर एंड पॉलिटिक्स। पहली हेडिंग आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको यही दिखेगी। इसके बाद रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, सेकेंड वन इज दैट, एंड द लास्ट वन इज दैट कास्ट एंड पॉलिटिक्स। यानी ये 3 प्रमुख हेडिंग आपको पूरी एनसीईआरटी में देखने को मिलती है और इन तीनों हेडिंग के 2-2 सब टॉपिक्स, कितने सब टॉपिक्स? 2-2 सब टॉपिक्स सबके, चाहे वो आपका जेंडर एंड पॉलिटिक्स हो, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स हो या फिर कास्ट एंड पॉलिटिक्स हो, सबके अंतर्गत 2-2 हम लोग सब टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं और उन दोनों सब टॉपिक्स को पढ़ के इसकी जो पूरी व्यवस्था है उसको हम समझ पाएंगे। एंड द फाइनल लास्ट वन इज दैट कंक्लूजन, और फिर देखेंगे एमसीक्यूज को। जितने भी एमसीक्यूज इस चैप्टर के हैं उसको हम देखेंगे। तो आई होप आपको पूरे चैप्टर की रूपरेखा आपको समझ में आ गई होगी, रेंज एंड क्राइटेरिया समझ में आ गई होगी कि किन किन चैप्टर्स को आपको क्या करना है, इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स को आपको जो है पढ़ना है। बात करें एनसीईआरटी पेजेस की, क्योंकि आप सभी लोग एनसीईआरटी ही पढ़ रहे होंगे, तो ओवरऑल लगभग 12 पेजेस आपके, लगभग इस चैप्टर में आपके 12 पेजेस पूरी एनसीईआरटी आपके सामने रखती है और इन 12 पेजेस के माध्यम से जो समाज में डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हो, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो या ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हो, पूरी बातें एनसीईआरटी हमारे सामने इन 12 पेजेस के माध्यम से रख देती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले सीधे स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। और डिस्कशन में सबसे पहले आपका क्या दिखता है? ओवरव्यू, यानी चैप्टर की रेंज एंड क्राइटेरिया पहले डिसाइड कर दे रहा है। बात करें अगर चैप्टर की, तो हम पढ़ेंगे सोशल डिफरेंसेस के बारे में और वो सोशल डिफरेंसेस 3 आधार पे, 3 यानी इस चैप्टर के 3 प्रमुख पिलर्स हैं, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। यानी हम उन समाज में तमाम डिफरेंसेस होते हैं लेकिन 3 प्रमुख डिफरेंसेस को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहला जेंडर के आधार पे जो डिफरेंसेस है, डिवीजन है, दूसरा रिलीजन के आधार पे जो डिफरेंसेस है, डिवीजन्स हैं, और कास्ट के आधार पे जो डिफरेंसेस है और डिवीजन है, उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि आपका इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशल डिफरेंसेस। जान गए हम लोग कि 3 सोशल डिफरेंसेस होते हैं, तीनों प्रकार के सोशल डिफरेंस जान गए, जेंडर होता है, रिलीजन होता है, कास्ट होता है, और वो डेमोक्रेसी में कैसे रिलेट करती है और उसका आउटकम क्या आता है। यानी कि लिखा हुआ है ओवरव्यू में कि द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी डज नॉट थ्रेटन फॉर अ डेमोक्रेसी। हम सभी लोग लोकतंत्र में एग्जिस्ट करते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं, और डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटीज एग्जिस्ट क्या करती है। आप एक परिवार में आ जाइए, एक परिवार में 5 से 8 लोग, 10 लोग होते हैं, उस 10 लोगों में भी 10 विचार होते हैं, 10 प्रकार की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो क्या परिवार एक साथ नहीं रहता? तो बिल्कुल रहता है। तो अगर एक देश में 10 सोसाइटी है और 10 सोसाइटी में हर सोसाइटी में डिफरेंसेस है, तो क्या वो सोसाइटी एक साथ नहीं रह सकती? तो बिल्कुल रहती है। अगर डाइवर्सिटीज हैं तो इसका मतलब वो थ्रेटन नहीं है, वो खतरा नहीं है। डाइवर्सिटी को हम सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। डाइवर्सिटी को, अगर एक फूल का गुलदस्ता आप लेके जाते हैं किसी को देने के लिए, तो उस फूल के गुलदस्ते में सिर्फ 1 टाइप्स ऑफ अगर फ्लावर हो तो वो शायद उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा, लेकिन उस गुलदस्ते में कई प्रकार के फूल हों तो शायद वो गुलदस्ता अच्छा लगेगा, जो बुके होता है वो अच्छा लगेगा। यानी कि डाइवर्सिटी जो समाज में होती है वो कहीं ना कहीं एक समाज के लिए अच्छी ही होती है।
लेकिन जब वो डाइवर्सिटीज डिफरेंसेस में क्रिएट हो जाती है, देन इट इज द प्रॉब्लम। यही आपकी क्या है समस्या है। जब डाइवर्सिटीज किस में कन्वर्ट हो जाए, डिफरेंसेस में, तो तरह के थ्रेटन फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि जो डाइवर्सिटीज, सोशल डाइवर्सिटीज होती है, वो एग्जिस्ट करती है समाज में, वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए खतरा नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए खराब चीज नहीं है। बट पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस इज पॉसिबल एंड सम टाइम क्वाइट डिजायरेबल इन ए डेमोक्रेसी सिस्टम। कह रहा है कि पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस इज पॉसिबल एंड सम टाइम क्विट डिजायरेबल इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। देखिए, जो समाज में डिफरेंसेस होती हैं, उसका पॉलिटिकल अभिव्यक्ति समटाइम्स पॉसिबल भी होती है, लेकिन इसको लोग एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। जैसे समझिए ध्यान से, अब कोई डिफरेंसेस है, मान लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर है, तो महिला पुरुष के बीच में क्या है, भेदभाव है। इसको हम पॉलिटिकल इसका एक्सप्रेशन कर सकते हैं, संभव है, लेकिन हम करते नहीं, इच्छा नहीं हमारी, हमको लगता है कि नहीं ये हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको एक्सप्रेस कर देते हैं तो क्या एक्सपेक्टेड आउटकम और क्या रिजल्ट आता है। आपने एक्सपेक्टेशन किया है कि जेंडर का जो इशू है, अगर हम पॉलिटिकल एरा में हम लोग एक्सप्रेस कर दें तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। हो सकता है रिजल्ट पॉजिटिव आए, हो सकता है रिजल्ट नेगेटिव आए। तो वही हम जेंडर का इशू देखेंगे और जेंडर के इशू को कैसे पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया गया और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आएगा, इसको देखेंगे। रिलीजन को ठीक उसी तरीके से देखेंगे, कास्ट को भी ठीक उसी तरीके से देखेंगे। सो in this chapter we apply this idea to the practice of democracy in India। भाई डेमोक्रेसी में जो प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में जो लोकतंत्र का प्रैक्टिस होती है, वो इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं। एंड वी लुक एट 3 काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस दैट कैन टेक द फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन एंड इक्वलिटीज। हम इस चैप्टर में 3 प्रकार के सोशल डिफरेंसेस को देखने वाले हैं। इस चैप्टर में 3 प्रकार के सोशल डिफरेंसेस को देखने वाले हैं, सामाजिक अंतर को देखने वाले हैं, जो किसका फॉर्म ले लेते हैं, सोशल डिवीजन और इनइक्वालिटीज का, जो समाज में विभाजन और असमानता का क्या ले लेते हैं, रूप ले लेते हैं। ये सोशल डिफरेंसेस किस आधार पे हैं, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ये 3 प्रकार से 3 चीजों पर आधारित सोशल डिफरेंसेस समाज में एग्जिस्ट करते हैं। इन तीनों केस में हम देखेंगे नेचर ऑफ दिस डिवीजन इन इंडिया एंड हाउ इट गेट एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स, कि इसका नेचर क्या रहा है डिवीजन का और ये किस तरीके से पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस की गई। एंड विल आल्सो आस्क वेदर डिफरेंट एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन दिस डिफरेंस आर हेल्दी आर अदरवाइज इन अ डेमोक्रेसी। और ये भी चीजें हम लोग जानेंगे कि चाहे वो डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कास्ट हो, उनका पॉलिटिक्स में एक्सप्रेशन हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है फॉर डेमोक्रेसी के लिए। यानी कि आप जानने वाले हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इन तीनों के एक्सप्रेशन को कहां पे, पॉलिटिक्स में। यानी कि जेंडर इशू को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करना, कास्ट के रिलीजन के इशू को, रिलीजन से संबंधित बातों को, रिलीजन संबंधित डिफरेंसेस को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करना, या फिर कास्ट से संबंधित डिफरेंसेस को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेशन करना या एक्सप्रेस करना, क्या वो हेल्दी है कि नहीं, वो हेल्दी है कि नहीं है, किसके लिए, आवर डेमोक्रेसी के लिए। यानी कि जेंडर, रिलीजन और कास्ट से संबंधित डिफरेंसेस को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करना हमारे लोकतंत्र के लिए हेल्दी है कि नहीं, इस बात पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसका नाम है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। क्या है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो जेंडर एंड पॉलिटिक्स यानी कि पहली हेडिंग हमारी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, पहला टॉपिक हमारा क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। अब जब भी इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो एक चीज आपको याद रखना होगा कि आप इस चैप्टर को जब कंसीडर करेंगे तो मेल फीमेल की वर्तमान स्थिति को ही नहीं देखेंगे, बल्कि जो पास्ट में रहा है और वहां से एक हायरार्किकल सिस्टम चलते चलते वर्तमान तक आया है, इस पूरे चीजों को एनालाइज करेंगे। नहीं कि सिर्फ वर्तमान स्थिति को देख के बोलेंगे नहीं ऐसा कुछ तो है ही नहीं, पहले ऐसा हुआ था, फिर वर्तमान में स्थिति कुछ और है। यानी कि इनइक्वालिटी पुरुष और महिला यानी मेल और फीमेल में इनइक्वालिटी से लेके इक्वालिटी तक का जो सफर है, जो सफरनामा है, वो हम इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं। पुरुष महिला के बीच में असमानता से लेकर समानता का जो दौर आया, इस पूरे डिफरेंसेस को, इस पूरे कालक्रम को हम लोग जो है इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं। बात करें अगर जेंडर एंड पॉलिटिक्स की, तो जेंडर एंड पॉलिटिक्स को 2 स्फीयर में हम लोग देखेंगे। पहला स्फीयर आपका रहेगा पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन, और फिर वुमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। पुरुष और महिला में क्या, पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन।
पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन। अब फिर महिलाओं का कैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ इस टॉपिक को देखेंगे, लेकिन उसके पहले अगर बात करें, लेट अस बिगिन विद द जेंडर डिवीजन। अगर जेंडर डिवीजन की बात करें कि दिस इज अ फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीजन। एक किस फॉर्म का डिवीजन है? हायरार्किकल सोशल डिवीजन है, जो क्रमानुसार कालक्रम के अनुसार लगातार एक पीढ़ी दर चलता रहा है, जो कि हमें चारों तरफ देखने को मिलता है, बट इज रेयरली रिकॉग्निशन इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, रिकॉग्नाइज्ड इन द पॉलिटिक्स। लेकिन बहुत ही कम लेवल्स पे देखा गया कि इसका जो है एक्सप्रेशन पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। यानी कि ये बात बोल रहा है कि ये एक हायरार्किकल सोशल डिवीजन है, जो कि पूरा चारों तरफ, सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो हर जगह जेंडर डिवीजन देखने को मिल जाता है। लेकिन इसका जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है। सो जेंडर डिवीजन की अगर बात करें तो इस मान लिया जाता है कि इट इज टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। कि जो जेंडर डिवीजन है, यानी कि लिंग के आधार पर जो विभाजन है वो आपका नेचुरल है और अनचेंजेबल है। यहां से आपका टॉपिक शुरू होता है, नेचुरल है और अनचेंजेबल है, नेचुरल और अनचेंजेबल है। यानी कि जेंडर के बारे में ये चीजें कंसिडर की जाती है, ये प्रवृत्ति होती है लोगों की सोचने की कि ये नेचुरल है और अनचेंजेबल है। However, it is not based on biology but on social expectation and stereotype। और क्या बोल रहा है? जबकि ये बायोलॉजिकल बेस्ड नहीं है, जबकि क्या जेंडर डिवीजन बायोलॉजिकल बेस्ड नहीं है, ये किस पे आधारित है? बट ऑन द सोशल एक्सपेक्टेशन, समाज की उम्मीदों, समाज की जो व्यवस्था है, एंड स्टीरियोटाइप, इस पे बेस्ड है। इस पे क्या है? बेस्ड है। यानी कि बोल रहा है कि जो जेंडर डिवीजन है उसको क्या समझा जाता है समाज में? इट इज कंसिडर एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। ये क्या है? प्राकृतिक है और परिवर्तन न होने वाली चीज है। क्या? जेंडर डिवीजन। जबकि ये क्या है? बायोलॉजिकल बेस्ड नहीं है, बल्कि ये क्या है? सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप, सामाजिक एक्सपेक्टेशन और सामाजिक रूढ़िवादिताओं का एक कहीं ना कहीं प्रतीक है। मतलब कि इसको हम फिर से समझते हैं। बोल रहा है कि जो जेंडर डिवीजन है इज टेंड टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। जैसे एक शब्द आता है जेंडर और एक शब्द आता है सेक्स, और एक शब्द आता है सेक्स। सेक्स वर्सेस जेंडर देखने में दोनों एक लगते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस हैं, माइनर डिफरेंसेस हैं। जैसे कि सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल बेस्ड है, कोई लड़का पैदा हो रहा है, लड़की पैदा हो रही है, ये प्राकृतिक है और अनचेंजेबल है। लेकिन वही जेंडर जो है, जो शब्द आया जेंडर, जबकि दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन जो जेंडर है वो सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप पर बेस्ड है, वो बायोलॉजिकल बेस्ड नहीं है। जबकि क्या कर लिया गया है? सेक्स और जेंडर को एक मान लिया गया है कि जेंडर और सेक्स में देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। जेंडर को भी मान लिया गया सेक्स की तरह, क्या है? ये भी बायोलॉजिकल, ये भी क्या है? नेचुरल है और अनचेंजेबल है। जबकि ये बायोलॉजिकल बेस्ड नहीं है, ये समाज की अवधारणाओं और उसकी रूढ़िवादिताओं से निर्मित एक व्यवस्था है कि एक लड़का ऐसा होना चाहिए, एक लड़की ऐसी होनी चाहिए। जबकि प्राकृतिक रूप से लड़का लड़का पैदा होता है, लड़की लड़की पैदा होती है, लेकिन उसकी जो विशेषताएं हैं कि लड़की ऐसी होगी और लड़का ऐसा होगा, ये समाज ही तो उसको निर्धारित करके दे देता है। यानी लड़की कैसी होगी और लड़का कैसा होगा, ये सोशल एक्सपेक्टेशन और सोशल स्टीरियोटाइप के आधार पर बना है। जबकि माना क्या गया है कि जेंडर क्या है? नेचुरल और अनचेंजेबल। जबकि ये बातें पूरी तरीके से क्या है? ये सोशल एक्सपेक्टेशन और स्टीरियोटाइप का प्रमाण है, जिसकी वजह से समाज में प्राइवेट और पब्लिक, यानी पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन हमें देखने को मिल जाता है। अब ये पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज द हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रेन। ये सोशल एक्सपेक्टेशन ही तो है। ये मान लिया जाता है कि बॉयज एंड गर्ल्स के लिए ऐसा बिलीफ है बना हुआ समाज में कि जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन है वो काम करना, कहाँ? हाउस वर्क वाला काम करना और बच्चों की देखभाल करना, ये सारे काम किसके हैं? महिलाओं के, वुमेन्स के। अब ये क्या है? पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन ही तो यहाँ से पैदा होने वाला है। यानी सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, एक नया टर्म यहाँ से पैदा होगा, इसको हम लोग जानेंगे। यानी कि जेंडर को कंसिडर कर लिया गया था क्या कि नेचुरल है और अनचेंजेबल है, जबकि जेंडर बायोलॉजिकल बेस्ड नहीं है, ये सोशल एक्सपेक्टेशन और स्टीरियोटाइप पर आधारित है। और समाज ने ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जोड़ दी है कि लड़का ऐसा होता है, लड़की ऐसी होती है, लड़का बाहर काम करेगा, लड़की घर में काम करेगी। जबकि कोई फिक्स तो है नहीं। आज के समय में देखो, लड़कियां भी बाहर काम कर रही हैं, लड़के भी घर में काम कर रहे हैं।
यानी समाज की ये कहीं कहीं रूढ़िवादिताएं हैं, कंजर्वेटिज्म है, ये कहीं कहीं स्टीरियोटाइप है। सो वही बातें कर रहा है कि द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज द हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रेन, दिस इज रिफ्लेक्टेड इन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज। और इससे कहीं ना कहीं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मोस्ट ऑफ द फैमिलीज साथ देखने को मिल जाता है। अब ये टर्म आया सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, इसको भी समझ लेते हैं। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है कि अ सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज आइदर डन बाय द वुमेन। एक ऐसा सिस्टम जिसमें ये मान लिया जाए कि घर के अंदर का, इनसाइड द वर्क ऑफ होम, यानी घर के अंदर का सारा काम आइदर डन बाय वुमेन, या तो महिलाएं करेंगी, यानी महिलाएं ही करेंगी, ऑफ द फैमिली, यानी उस परिवार में जितने भी वुमेन्स हैं, गर्ल चाइल्ड है या जितने भी वुमेन्स हैं वो करेंगी, आर ऑर्गेनाइज्ड बाय देम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर, या फिर वो खुद ही उसकी कोई डोमेस्टिक हेल्पर किसी को लेंगी, मतलब कराना तो उनको ही है, या तो करें या तो करवाएं, या तो किसी डोमेस्टिक हेल्पर को लेके उस काम को करें। किस काम को? इनसाइड द वर्क ऑफ होम, यानी घर के अंदर का सारा काम कौन करें? महिलाएं करें, या फिर महिलाएं किसी की कोई मेड रख लें, दाई रख लें, या कुछ भी रख लें, मतलब उनकी हेल्प से करवाएं, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हीं की है। तो ऐसी सोच को, ऐसे सिस्टम को कहा जाता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। क्या कहा जाता है? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। एक ऐसा सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज आइदर डन बाय वुमेन ऑफ द फैमिली, या तो उस परिवार के महिला के द्वारा किया जाए, या तो महिला ही किसी की मदद लेके करवाए उस काम को, यानी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है घर के अंदर का सारा काम करने की वो महिलाओं की ही है। तो ये चीजें कहलाती है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। क्या कहलाता है? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं कि जेंडर के प्रति स्टीरियोटाइप कंस्ट्रक्ट हो रहा है, यानी कि हम समझ चुके हैं जेंडर जो है सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है, जबकि सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है? बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। वहीं पे जो सेक्स है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, और जेंडर क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है। सो द वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रेन etc, एंड मेन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम। जिसकी वजह से हम लोग जानते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से ये महिलाएं घर के अंदर का सारा काम, जैसे खाना बनाना हो, साफ सफाई हो, कपड़े धोने हो, टेलरिंग करने हो, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रेन, बच्चों की देखभाल करना हो, वहीं पे पुरुष जो है घर के बाहर के सभी काम पुरुष करते हैं, महिलाएं घर के अंदर का सारा काम करती हैं। ये चीज़ें शुरू होता है धीरे धीरे पब्लिक और प्राइवेट डिजाइन, यानी पब्लिक लाइफ में मेन जाएगा और जो है प्राइवेट लाइफ में कौन रहेंगी? वुमेन्स रहेंगी। यानी घर के अंदर का सारा काम कौन करेगी? महिला करेगी, और घर के आउटसाइड का जो वर्क रहेगा वो पुरुष करेगा। So it is not that men cannot do housework, they simply think that it is for the women to attend to this thing। ऐसा नहीं है कि घर के अंदर का सारा काम महिलाएं ही करेंगी, पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन पुरुष ये सोचते हैं कि इस पूरे काम को अटेंड करने की मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? महिलाओं की है। Women, these jobs are paid for men, when these jobs are paid for, men are ready to take up this work। लेकिन जब यही काम, जैसे घर के अंदर काम हो गया, खाना बनाना हो गया, कपड़े साफ करना हो गया, कोई काम करना हो गया, तो अगर इन कामों को, चूंकि पुरुषों की तरह सोचा जाता है कि पूरी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? महिलाओं की। लेकिन जब इन काम के लिए पैसा मिलता है, जैसे कि आप बड़े बड़े होटलों में देखते होंगे जो शेफ्स होते हैं, जो खाना कुक होते हैं, बड़े बड़े लोग, वो पुरुष ही होते हैं। लेकिन वो कब होते हैं? जब उनको क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं। सो वही कर रहा है कि पुरुष भी, मेंस आर रेडी टू टेक अप दिस वर्क, पुरुष इस काम करने के लिए तैयार हो जाता है। कब? जब व्हेन दीज जॉब्स आर पेड, जब ये जॉब्स क्या हों, मतलब जो महिलाएं काम करती हैं उस काम का तो कोई रिकॉग्निशन नहीं है, लेकिन जब वही काम पुरुष करने पड़े तो वो सोचते हैं नहीं ये तो जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन जब ये काम के लिए क्या दिया जाए? पेड दिया, मतलब पेमेंट दिया जाए, पैसे दिए जाए, ये काम पेडेड हो, तब आदमी उसको करने के लिए, पुरुष भी तैयार हो जाता है। ये क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट। क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट। सो मोस्ट टेलर्स आर कुक्स इन होटल्स आर मेन। हम जानते हैं बहुत सारे टेलर्स जो दर्जी होते हैं और बहुत सारे जो कुक होते हैं होटल्स में वो मेन्स ही होते हैं। सिमिलरली इट इज नॉट दैट वुमेन डू वर्क आउटसाइड देयर होम। सिमिलरली इट इज नॉट दैट कि वुमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड द होम। ऐसा नहीं कि महिलाएं घर के अंदर का ही सिर्फ काम करती हैं, महिलाएं घर के बाहर का भी काम करती हैं। इन विलेज की अगर बात करें तो चाहे पानी लाना हो, लकड़ियाँ कलेक्ट फ्यूल यानी कि लकड़ियाँ इकट्ठा करना हो, खेतों में काम करना हो, वो काम ही तो घर के बाहर का ही तो काम है। वो काम कौन करते हैं? महिलाएं करती हैं। और अर्बन एरिया की बात करते हैं तो पुअर वुमेन वर्क एज ए डोमेस्टिक हेल्पर,
मिडिल क्लास होम में जो है, वाइल मिडिल क्लास वुमेन वर्क इन ऑफिस, मिडिल क्लास की जो महिलाएं होती हैं वो ऑफिस में काम करती हैं। गरीब महिलाएं जैसे किसी घर में डोमेस्टिक हेल्पर की तरह काम करती हैं, यानी फिर भी घर के बाहर के काम भी महिलाएं करती हैं, चाहे वो अर्बन एरिया हो चाहे वो रूरल एरिया हो। अर्बन एरिया में क्या, जैसे डोमेस्टिक हेल्पर की तरह काम करती हैं महिलाएं, और या फिर ऑफिस में काम करती हैं। रूरल एरिया की बात करें तो चाहे लकड़ी इकट्ठा करना हो, चाहे पानी लाना हो, चाहे फिर खेतों में काम करना हो, ये काम भी महिलाएं करती हैं। नहीं, घर के बाहर का भी काम महिलाएं करती हैं। सो इन फैक्ट द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर, बट देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड, डज नॉट गेट रिकग्निशन। यानी महिलाएं हमने देखा घर के बाहर का भी काम करती हैं, घर के अंदर का भी काम करती हैं, और अगर दोनों काम करते हैं तो भी उनके काम को रिकग्निशन और उनके काम को वैल्यूज नहीं दी जाती है, बिकॉज ऑफ सोशल कंस्ट्रक्ट, सोशल स्टीरियोटाइप। ये मान लिया जाता है कि घर के अंदर के जो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो महिलाओं की है। तो ये कहीं ना कहीं जेंडर डिवीजन ही तो है। ये क्या है? जेंडर डिवीजन। क्या है? जेंडर डिवीजन। इस जेंडर डिवीजन की वजह से मेल और फीमेल में अब क्या क्रिएट होगा? डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। और जब समाज में डिफरेंसेस हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब डिफरेंसेस कन्वर्ट इनटू डिवीजन तब प्रॉब्लम है। तो यही चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो आई होप आज सेशन में आप समझ पाए होंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा कि आपका इस पूरे चैप्टर की जो पृष्ठभूमि है वो सोशल डिफरेंसेस पे आधारित है। किस पे आधारित है? सोशल डिफरेंसेस पे आधारित है। अब वो सोशल डिफरेंसेस कितने टाइप्स के हम लोग देखेंगे? 3, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। यानी 3 आधार पे डिफरेंसेस को हम लोग देखने वाले हैं कि समाज में 3 प्रमुख डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, देयर आर नो प्रॉब्लम, बट डिफरेंसेस व्हेन इट डिफरेंसेस कन्वर्ट इनटू डिवीजन, देन द रियल प्रॉब्लम। यानी कि तब जो है असली समस्या है कि जब ये डिवीजन या डिफरेंसेस कन्वर्ट हो जाए किसमें? डिवीजन में। किसमें कन्वर्ट हो जाए? डिवीजन में। तब जान लीजिए कि असली समस्या पैदा होती है। उस आधार पे हमने देखा जेंडर एंड पॉलिटिक्स। क्या देखा? जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर पॉलिटिक्स में हमने देखा पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन। पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन, यानी पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन। इसमें हमने देखा कि जो पब्लिक अफेयर में कौन रहेगा? पुरुष रहेंगे, और प्राइवेट अफेयर में कौन रहेंगी? महिलाएं रहेंगी। यानी घर के अंदर का काम महिलाएं, घर के बाहर काम पुरुष करेंगे। और पुरुष घर के अंदर का भी काम कर सकते हैं जब व्हेन दीज जॉब्स आर पेड, जब ये जॉब्स क्या होंगे? पेड होंगे। और महिलाएं अगर घर के बाहर का भी काम करते हैं, अंदर का भी काम करते हैं, तो भी काम की कोई वैल्यूज, कोई रिकॉग्निशन नहीं है। तो ये क्या है? डिफरेंसेस। अब ये डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे डिवीजन में। क्या हो जाएंगे? डिवीजन में। और जब डिवीजन क्रिएट होंगे तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। आई होप इस चैप्टर का जो पृष्ठभूमि है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो आपको समझ में आया होगा। कल से हम लोग इसके बारे में कंप्लीटली एलेबोरेशन करते हुए एक एक टॉपिक को एनालाइज करेंगे। सो आई होप आज के सेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको सारे टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ आज के सेशन को साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।